नमस्कार मित्रों, आरबीआई स्पीसीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह जानकारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे का प्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मेयो का शासनकाल अगर देखा जाए तो 1869 से 1872 तक इनका शासनकाल है। इस शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी? 1877 में वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? जो धन प्राप्त होता है सरकार को आय के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से सरकार को जो धन प्राप्त होता है वह केंद्र और राज्य में बंटवारे की जो सिफारिश होती है, जैसे वर्तमान में वित्त आयोग करता है। 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का कार्य यही है कि जो धन प्राप्त हो रहा है भारत सरकार को, उसका राज्यों और संघ के बीच, केंद्र के बीच बंटवारा करने की सिफारिश देना। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात लॉर्ड मेयो के शासनकाल की है, जो कि हमेशा याद रखनी चाहिए। एक बात और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल संस्थान ऑर्गेनाइजेशन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि भारतीय राजकुमार जो होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ राजकुमार होते थे अमीर लोगों के पास उस समय अंग्रेजी शासनकाल में, तो उनकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 2 विश्वविद्यालय बने थे, एक राजकोट में बना था, एक राजकोट कॉलेज बना था, राजकोट कॉलेज। ये राजकोट कॉलेज कहां पर है? काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। पहला कॉलेज भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए, दूसरा मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज। ये मेयो कॉलेज कहां पर है? अजमेर में। तो 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए। लॉर्ड मेयो बहुत ही अच्छे किस्म के व्यक्ति थे। जेल यात्रा करने गए थे अंडमान में, कैदियों की देख रेख पता करने, तो अफगान कैदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि कुछ रहा होगा, उस कैदी ने छोरा घूंपकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो की शासनकाल की एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखने का प्रयास करना चाहिए कि 1871 में भारत की प्रथम जनगणना का प्रयास किया गया। प्रथम जनगणना का प्रयास किया गया है। ये भारत की ऑफिशियली जनगणना नहीं है। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 में प्रारंभ हुई थी। वास्तविक जनगणना आपकी हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। तो ये बातें आपकी हो गई लॉर्ड मेयो के संबंध में, ठीक है। अब मेयो के बाद हम लॉर्ड लिटल के बारे में जानते हैं। लॉर्ड लिटल बहुत ही विवादास्पद वायसराय थे भारत के, और इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जो कि बहुत ही दुर्दशा करने वाले थे। क्या क्या दुर्दशा करने वाले थे? लॉर्ड लिटल, भारत बहुत ही गरीब देश हो गया था। हमारे भारत के लोग बहुत गरीब हो गए थे। लिटल नहीं है, क्योंकि विदेशी जो यूरोपीय भारत को लूट रहे थे, भारतीयों का विकास करने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। इनके शासनकाल में, जो कि इनका शासनकाल चालू होता है 1876 से 1880 के बीच में,
1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में काफी पैसा खर्च किया जाता है, जबकि देश में उस समय अकाल की स्थिति पड़ी हुई थी। यूरोपीय लोगों को, अंग्रेज लोगों को दिल्ली दरबार प्रारंभ करके जो धन बाढ़ पीड़ितों, अकाल पीड़ितों में लगाना चाहिए था, अकाल पीड़ित में लगाना चाहिए था, उनकी सेवा में लगाया जाना चाहिए था, वह धन दिल्ली दरबार में लगाकर खूब धन का अपव्यय किया गया। वहीं दिल्ली दरबार के साथ यही 1876 और 77 में शाही टाइटल अधिनियम एक्ट पारित किया गया। शाही टाइटल एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की जो महारानी हैं उनको भारत की महारानी घोषित किया गया। शाही टाइटल एक्ट 1876-77 लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ, और इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित करके उन्हें महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। केसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? यही अंग्रेज लोगों के द्वारा दी गई, जो कि महारानी के चापलूस थे, तेल लगाने वाले थे, है ना। तो तेलु लोगों ने महारानी को केसरी हिंद की उपाधि दे दी। अब लिटन ने एक बहुत खराब काम कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे देसी भाषा प्रकाशन अधिनियम भी कहते हैं। देसी भाषा प्रकाशन अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भारतीय जो प्रेस है उसको दबाने का प्रयास किया गया। भारत प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जन जागरूकता लाकर ब्रिटिश के खिलाफ एक रणनीति भारतीय लोगों द्वारा बनाई जा रही थी। इसी को दबाने के लिए, भारतीय आवाज को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए ये लिटन महोदय द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसे देसी भाषा प्रकाशन अधिनियम भी कहते हैं। ये काम किया गया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अब देखिए, यहां अकाल भी पड़ चुका है, दिल्ली दरबार भी आ चुका है, तो 1880 में अकाल जो पड़ा था उसकी जांच के लिए एक आयोग गठन कर दिया गया, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग। सर स्ट्रेची, आप स्ट्रेची आयोग याद रख लीजिए। रिचर्ड सर स्ट्रेची आयोग, जो कि अकाल के समय अकाल जांच के लिए गठन किया गया था, है ना, और इनकी सिफारिश नहीं मानी गई थी। ये बात हुई थी, दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया गया, ये सब काम हुए। और इनके समय एक युद्ध भी होता है, जो कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। सेकंड आंग्ल माने अंग्रेज, अफगान युद्ध होता है 1878 में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये सब होता है। वहीं सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी उसमें मैक्सिमम आयु कितनी थी? मैक्सिमम आयु थी 21 वर्ष। 21 वर्ष मैक्सिमम आयु को घटाकर 18 वर्ष करने की 18 वर्ष कर दिया गया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। भारतीयों को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया है। 18 नहीं, 19 वर्ष कर दिया गया अधिकतम आयु, 2 साल घटा दी गई है, ये याद रखिएगा। एक बहुत ही खराब काम इन्होंने और किया था, बता देते हैं चलते चलते। इन्होंने ये काम किया था कि जो अस्त्र अधिनियम है, शस्त्र अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम की ये बात थी कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, यूरोपीय बिना लाइसेंस के कुछ भी रख सकते हैं। ये कानून लाए थे, भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। 1878 में भारतीय
सशस्त्र अधिनियम। इस अधिनियम की बातें ये थी, भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 की बात क्या थी कि इसमें यूरोपियों को छोड़कर भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। ये मुख्य बात है। तो चलिए, हमने अभी आपको लॉर्ड मेयो के बारे में बताया और लिटन के बारे में बताया। आगे हम और वायसराय, गवर्नर जनरल आदि जो भी आते रहेंगे महत्वपूर्ण उनके बारे में भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।